वेलकम फ्रेंड्स, मैं शशांक सुखेजा आप सभी का स्वागत करता हूं डेटा स्ट्रक्चर की इस लेक्चर सीरीज में। तो मेरा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पॉइंटर। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग कुछ जो सब टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो रहेगी उसकी डेफिनेशन, उसका साइज क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू जब हम उसको डिक्लेयर करें। तो मैं विश्वास रखता हूँ किसी की भी डेफिनेशन उसके एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको याद रह गई तो वो परमानेंट याद रह जाएगी। इसीलिए इसका मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ कि स्ट्रक्चर हमारे रियल वर्ल्ड लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप सभी स्टूडेंट्स रहे होंगे या अभी हैं, तो उन सभी को कभी ना कभी एक फॉर्म भरना होगा जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे कहीं पे भी। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता था बीच में, जिससे उसकी आइडिया देती कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जितने भी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं हम लोग कैसे पता करते थे? रजिस्ट्रेशन नंबर से। ये 001 भी हो सकता है, ये 002 भी हो सकता है, इसकी गिनती ऐसे बढ़ती जाती है। तो इसको मैं अभी 000 रख देता हूँ, जैसे मेरा पहला फॉर्म है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मतलब हिंदी में बोल सकते हैं खांचा या एक फॉर्मेट जिसपे हमको सामान अरेंज करना है। अब ये हमारा डेटा है कि हमें उसका रोल नंबर भी लेना है, उसका नाम भी लेना है, उसका फादर्स नेम भी लेना है, उसका मोबाइल नंबर भी लेना है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी लेना है। क्या ये डेटा एक ही टाइप का है? नहीं, ये डेटा अलग अलग टाइप का है। रोल नंबर का फॉर्मेट होता है जिसको हम लैंग्वेज में इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। नाम कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग, क्योंकि नाम लेटर्स में होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स में होता है, तो उसको हम या तो कैरेक्टर एरे बोलेंगे या बोलेंगे स्ट्रिंग। फादर्स नेम वैसे ही, मोबाइल नंबर डिजिट्स नंबर्स यानी इंटीजर। अब इंटीजर की लेंथ जो साइज होता है वो कम होता है तो उसकी रेंज भी कम होती है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉन्ग। जो इंटीजर का बड़ा फॉर्मेट होता है इसकी रेंज ज़्यादा होती है और साइज भी बड़ा होता है। डेट ऑफ बर्थ नंबर, पर इसको हम यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। अंडरस्टूड? तो जो ये हम फॉर्म बनाए हैं इसमें कलेक्शन है किसका? डेटा का और डिसिमिलर डेटा का। सिमिलर डेटा नहीं है या सिमिलर कुछ भी नहीं है। टाइप सिमिलर हो सकते हैं कुछ, पर डिसिमिलर डेटा का क्या है? कलेक्शन। तो स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन करूंगा कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप अंडर वन नेम। अंडरस्टूड? चलिए, इसके बाद इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब डेफिनेशन तो हो गई, अब डेफिनेशन के बाद प्रोग्राम में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। चलिए ये देखते हैं। करते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ विद सिंटैक्स। तो इसका सिंटैक्स होता है स्ट्रक्ट sreg फॉर्म। मैंने इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया sreg फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर हमको जितने भी वेरिएबल्स लेने हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के, हम लोग वहाँ यहाँ डिक्लेयर कर देंगे और इसको यहाँ बंद कर देंगे। जैसे मैंने पहला लिया इंट रोल नंबर, ठीक है। दूसरा मैंने लिया कैर
एस नेम 20 और सब नहीं लेते, कुछ कुछ ले लेते हैं। लॉन्ग मोबाइल नंबर। अंडरस्टूड। अब इसका साइज क्या है? देखिए, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनके कंपाइलर के अकॉर्डिंग उनके साइज डिफाइन होते हैं, या उनकी साइज डिफाइन होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी रेंज भी डिफाइन होती है। तो इंटीजर के भी मैं 2 बाइट्स मानता हूँ। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, ये अरे है, कितना साइज है इसका? 20 बाइट। अगला ये 4 बाइट का, तो टोटल साइज क्या हुआ? 26 बाइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मेमोरी में 26 बाइट्स लेगा, पर इसने अभी कोई भी मेमोरी में जगह नहीं ली है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका क्या बनाया है? फॉर्मेट बनाया है कि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अंडरस्टूड। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आएगा उसके पास ये सब प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो ये मेमोरी में कैसी जगह बनाएगा? कुछ यूं जगह बनाएगा। अंडरस्टूड। ये डिफरेंट वेरिएबल्स अंडर एक नाम हर स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएंगे? डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोग्राम में देखते हैं, जहां हम इसको इनिशियलाइज भी करेंगे, डिक्लेयर भी करेंगे इसका एक ऑब्जेक्ट, और इसके मेंबर्स को एक्सेस भी करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, मैंने एक स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन कर रखा है, अब स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे इंट मेन। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको ये सिमिलर चीज यहां लिखनी पड़ेगी। स्ट्रक्ट एस रेज फॉर्म। जैसे मेरे स्टूडेंट का नाम है, पहला स्टूडेंट है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ S1, देता हूँ S1। तो मेमोरी में S1 नाम से इसकी क्या, इसका साइज क्या था? 2, 20, 4, 26 बाइट्स। तो मेन मेमोरी में इस स्ट्रक्चर का डिफरेंट डेटा टाइप्स का 26 बाइट एलोकेट हो गया। किसके नाम से? S1 के नाम से। अंडरस्टूड। अब मुझे इसी S1 का वैल्यू भी असाइन करना है डिक्लेरेशन के वक्त, तो मैं एक और वेरिएबल लूंगा, स्ट्रक्ट एस रेज फॉर्म S2 इक्वल टू, रोल नंबर मैंने दिया 1, नाम मैंने दिया रोहन, कॉमा, मोबाइल नंबर मैंने दिया 8889992211। तो इसमें ये डेटा क्या हो गया? इनिशियलाइज हो गया। इन तीनों में ये डेटा क्या इनिशियलाइज हो गया? किसके नाम पे? S2 के नाम पे। अंडरस्टूड। अब मुझे डिक्लेयर या इनिशियलाइज करना है, तो ये क्या था हमारा? डिक्लेरेशन। ये क्या था? डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन।
ठीक है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, इसके एलिमेंट्स को विदाउट लाइक दिस, या इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है आफ्टर इनिशियलाइजेशन, तो मैं यूज कर सकता हूं S2 डॉट RNO नंबर इक्वल टू 2, ये स्टूडेंट 2 है तो मैंने इसको रोल नंबर 1 कैसे दे सकता हूँ। तो मुझे अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं लिखूंगा S2 रोल नंबर 2, तो ये वैल्यू इसके पास जाके RNO नंबर पे 2 हो गई होगी। तो हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सेस। अब आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर का एक अरे भी डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्ट sreg फॉर्म स्टूडेंट, कैपिटल S नहीं होता, स्टूडेंट, और इसका मैंने अरे बना दिया 20 स्टूडेंट्स का। तो अब मेरे पास 20 स्टूडेंट्स की मेमोरी एलोकेट हो गई होगी जैसे मैं उसको क्या करने लगूंगा, इनिशियलाइज। अंडरस्टूड? चलिए, वेरी गुड। और ये हमारा प्रोग्राम खत्म। अब आपको समझ में आ गया एक्सेसिंग के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, एक्सेसिंग ऑफ द एलिमेंट्स। एरे कैसे डिफाइन करेंगे, अब हम इस स्टूडेंट के एलिमेंट्स को, जैसे हमको एस स्टूडेंट 0 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1, तो मतलब हमने जो स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके 0th एलिमेंट को हमने रोल नंबर क्या दिया, 1। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस करते हैं, और यहाँ उसके एलिमेंट का नाम लिखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है। इसका साइज, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। यहाँ हमारा स्ट्रक्चर क्या जाता है, खत्म। तो इस स्ट्रक्चर को पॉइंटर्स के थ्रू कैसे यूज करना है हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में, इस डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में मैं आपको मोस्टली स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आपके जो कोडिंग्स हैं या उनके जो एल्गोरिथम्स हैं या उनके जो भी यूजेस हैं वो स्ट्रक्चर विद पॉइंटर्स के थ्रू ही काफ़ी जगह यूज होंगे। इस वजह से मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर विद पॉइंटर। मैंने आपसे जैसा कहा था, स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन पॉइंटर के थ्रू, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इस वीडियो का, शुरू करते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है रेक्टेंगल का। छोटा सा स्ट्रक्चर है, जल्दी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा और हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने इस रेक्टेंगल का एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो जब मैं इसका एक प्रोग्राम बनाऊंगा तो इसको मुझे डिक्लेयर करना है। तो पॉइंटर के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और उसकी एड्रेस अगले डिक्लेयर्ड पॉइंटर में डालते थे। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे, तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट रेक्टेंगल R, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने इसके बाद इसी का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट पॉइंटर स्ट्रक्ट रेक्टेंगल एस्ट्रिक P, ये इसका पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। अब इस P में
हम क्या डालेंगे, एड्रेस ऑफ आर। तो जैसे ही मेमोरी में आर डिक्लेयर हुआ होगा एल और बी के लिए, वैसे ही पी डिक्लेयर हुआ होगा, जो कि क्या होल्ड कर रहा होगा, एड्रेस किसकी, इसकी। ये इसको क्या कर रहा होगा, इनडायरेक्टली, जैसे इसकी मैं मान लेता हूँ 200.201 है और इसकी भी 202.203, तो इसकी जो एड्रेस है वो कहाँ आएगी, 200 पे आएगी। तो ये इनडायरेक्टली किसको एक्सेस कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है। जैसे मैंने लिखा r डॉट लेंथ इक्वल टू 50, तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, 15 कर दिया, और r डॉट ब्रेथ मैंने कर दी 10, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 10। क्लियर है इतना। अब मुझे इस पॉइंटर के थ्रू लेंथ की वैल्यू 20 करनी है। क्या करनी है, 20। तो तरीका क्या था, इसको बोल दिया हमने रेफरेंसिंग, क्योंकि हमने एड्रेस डाली। अब डी रेफरेंसिंग, तो हम लोग क्या करते थे, P डॉट लेंथ को अगर लिखेंगे 20, तो क्या चेंज हो जाएगी, इस एड्रेस पे लेंथ, इस एड्रेस पे लेंथ नहीं चेंज होगी, क्योंकि P क्या डिनोट करती है, क्या होल्ड करती है, एड्रेस। तो इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, एस्ट्रिक P। अब ये क्यों गलत है, इसकी एक वजह है। ये गलत इसीलिए है क्योंकि स्टार और डॉट में इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, मतलब पहले ये कैलकुलेट होता है फिर ये, इसीलिए इसको P डॉट लेंथ ही माना जाता है rather than asterisk P डॉट लेंथ। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं तो ये हमारे लिए सही सिंटैक्स होगा फॉर एक्सेसिंग द लेंथ पॉइंटिंग थ्रू दिस डायरेक्शन, मतलब जिसको ये पॉइंटर इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा है वहाँ की लेंथ एक्सेस करने के लिए। अब ये बहुत बड़ा कोड हो गया, मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स कोड लग रहा है, तो इसको आसानी से लिखा जा सकता है P लेंथ इक्वल टू 25। तो इस कमांड ने इस लेंथ की वैल्यू करी 20, और जो C में एक फंक्शनैलिटी दी गई है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 25। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कहाँ हो रही थी, स्टैक मेमोरी में। याद करिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टैक मेमोरी का जिक्र किया था, जो कि इंटरनल मेमोरी के रेफरेंस में पहचानी जाती है। अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर के पॉइंटर का डायनामिक एलोकेशन करना है, तो याद करिए मैंने डायनामिक एलोकेशन के लिए क्या कमांड बताई थी। मैं 2 सेकंड का पॉज देता हूं, अगर आपने जवाब अपने मन में पढ़ लिया है तो आपने पहली वीडियो प्रॉपरली फॉलो करी थी। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं डायनामिक एलोकेशन का मेथड। मुझे लग रहा होगा कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि क्या कमांड यूज़ करते हैं पॉइंटर का डायनामिक एलोकेशन करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आप, यहाँ लिखते हैं एस्ट्रिक P। तो स्टैक मेमोरी में एक P नाम का क्या डिक्लेयर हो जाएगा, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसको डायनामिकली एलोकेट करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, malloc। उसके अंदर क्या होता है, साइज ऑफ जो भी डेटा टाइप होता है। तो यहाँ हमारा डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। तो जो भी इस रेक्टेंगल का साइज होगा इस
को ये हीप मेमोरी में क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा। अब जो malloc फंक्शन होता है उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है void। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। तो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल malloc साइज और स्ट्रक्ट रेक्टेंगल ये इसका एक हीप मेमोरी में मेमोरी एलोकेट कर देगा। और जब हम इसको पी के में इनिशलाइज करेंगे तो जो ये एड्रेस मेमोरी एलोकेट करेगा हीप मेमोरी में वो इसको क्या करने लगेगी, पॉइंट। तो इस मेमोरी एलोकेशन की जो भी एड्रेस होगी वो किस में जाएगी, पी में। तो आप पी को इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब बस आपको करना क्या है, पी लेंथ इक्वल टू 20, पी ब्रेथ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे p इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 20, ब्रेथ इक्वल टू 10 हो गया। बस यही था। अब डायनेमिक एलोकेशन को आपको इस फंक्शन से समझ में आ गया होगा पिछली वीडियो और इस वीडियो को यूज करने में, ठीक है। और एक चीज और, पॉइंटर का साइज क्या होता है, पॉइंटर इसका साइज फिक्स्ड होता है अकॉर्डिंग टू योर ओएस। अगर 32 बिट का है तो 4 बाइट का पॉइंटर डिक्लेयर होगा हर बार, 64 बिट का है तो 8 बाइट का होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसका साइज कुछ भी हो, पॉइंटर जब भी डिक्लेयर करेंगे आपका साइज यही होगा इस जगह पे, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बेझिझक मैसेज करें। प्लस आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जल्दी ही हम डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में जाने वाले हैं और ये टूल्स ख़त्म होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।